नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में अपन ने ओम्स लॉ पढ़ा, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, 4-5 डेफिनेशन थी। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकत्व, चालकता। प्रतिरोध को 3 शेप में मैं दिखा चुका हूं आपको। एक ओम्स लॉ R बराबर V/I, एक बेसिक फॉर्मेशन ml अपॉन n स्क्वायर a टो, और एक R इज इक्वल टू रो L अपॉन a। फोकस इस पे होंगे, अपन न्यूमेरिकल लेने अपने को, है ना। पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं अपन, तो पार्ट वे ब्रेक में न्यूमेरिकल डालेंगे अपन, तो वो R बराबर रो L अपॉन a पे फोकस देंगे, और पे भी सब कह के चलेगा। इससे पहले एक छोटी सी बात, जैसे ओम्स लॉ अपन ने पढ़ा था, उससे रिलेटेड बात बता देता हूं, है ना। V इज प्रोपोर्शनल टू I, है ना। जब V इज प्रोपोर्शनल टू I पढ़ते हैं तो उसमें ओम्स लॉ में ग्राफ भी क्रिएट हो सकते हैं। जैसे आपको ओम्स लॉ के ग्राफ 2 तरह से दिए जा सकते हैं, है ना। ये V और ये I। V इज प्रोपोर्शनल टू I, एक स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ मिलेगा, मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ को ऐसे भी बनाया जा सकता है ना, I और V, है ना। क्लियर? वही V इज प्रोपोर्शनल टू I। दोनों ग्राफों में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि ग्राफ V वर्सेस I के बीच में है। अब महत्वपूर्ण बात जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, उसको आप समझें। ये मैंने धारिता वाले में भी बताया था आपको, यहां भी बता रहा हूं, है ना। और कहीं ध्यान न रहे तो वहां भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। क्या बता रहा हूं मैं? जैसे आपसे पूछ ली VI ग्राफ की प्रवणता, है ना साहब। न्यूमेरिकल के क्रम में चल रहे हैं अपन, पर अब छोटे छोटे प्रिकॉशन। प्रवणता को m से दर्शाते हैं, tan थीटा से कैलकुलेट करते हैं, और प्रवणता का सीधा सीधा है वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजेंटल एक्सिस, खड़ी अक्ष बटा आड़ी अक्ष। ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। V/I इज इक्वल टू R, यानी सीधा सीधा R इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। ये सब ग्राफ, ये आपने प्रवणता निकाल के दिखा दी। क्लियर? अब इधर आ जाओ। इसमें अगर प्रवणता निकालें तो m इज इक्वल टू वही tan थीटा, खड़ी अक्ष बटा आड़ी अक्ष, वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजेंटल एक्सिस। इसको ही प्रवणता कहते हैं। ये हुआ 1/R, यानी यहां देखें तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/tan थीटा। इसमें देखें तो दोनों V और I के मध्य के ग्राफ हैं। एक में वर्टिकल एक्सिस V है और इसमें वर्टिकल एक्सिस I है। आपसे इसने पूछा है कि प्रवणता बताइए। ये एकेडमिक वाले और कंपटीशन वाले इस बात पे विशेष ध्यान नहीं, एकेडमिक वालों को भी विशेष ध्यान देना है। मतलब ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये ग्राफ का है तो ग्राफ कहीं से भी, धारिता वाला है कोई से भी, है ना। ये सभी ग्राफों के लिए है। जहां ध्यान आ जाता है बता देता हूं, नहीं आ पाता तो नहीं बता पाते, है ना। धारिता में पता नहीं बताया, आप वहां भी समझ लीजिए। वहां अपन ने Q इज प्रोपोर्शनल टू वहां भी V किया है, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V किया है तो वहां भी QV का ग्राफ खींचेगा। वो जहां ध्यान दे जाता है वहां, है ना। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कहीं नहीं रहा तो भी आप समझ लेना। अब ये इसकी प्रवणता आती है प्रतिरोध के बराबर, जबकि वर्टिकल एक्सिस V है, यानी खड़ी अक्ष। यहां वर्टिकल एक्सिस I है तो यहां प्रवणता आती है R इज प्रोपोर्शनल टू 1/tan थीटा के। अब चक्कर क्या होता है, आप मेरी बात को अलग पेन से समझें। जो अपन न्यूमेरिकल सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ये देखो साहब, है ना। मैं अभी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखो, वापस दोनों ग्राफ बनाए,
अब न्यूमेरिकल कैसे क्रिएट हो सकता है यहां आप देखना है ना, क्लियर। ये सब कलर ज्यादा यूज करता हूं मैं भी थोड़ा सा, है ना। यहां भी ऐसे कर दिया मैंने। एक और कलर ले लेता हूं, ये प्रवणता दिखाने के लिए व्हाइट कलर ले लेता हूं। ये θ1 और ये θ2, यहां भी ये θ1 ये θ2। एक को अपन कहते हैं ए और एक को कहते हैं बी। ये ए और ये बी, ये ए और ये बी। अब आ जाओ सब इस पे आधारित न्यूमेरिकल के। ये ग्राफ दिया साहब आपको, पहले इस पे करें। अब ये कहेगा ए तथा बी में किसका प्रतिरोध अधिक है, किसका कम, दो ही तो है। अब इसकी प्रवणता आप जानते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। अब क्योंकि θ2 ग्रेटर देन θ1, इसलिए ए का प्रतिरोध बी के प्रतिरोध से ज्यादा होगा। क्योंकि उसका रीजन है, आप लिख देंगे पीछे, क्योंकि ये जब ग्राफ है तो आर किसके प्रोपोर्शनल होता है, tan थीटा की, बता रखा है ना। मैं हट जाता हूं साइड से, दिखा रखा है ना। तो V वर्टिकल एक्सिस है और I हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। फिर आपसे इससे देके पूछे कि किसका प्रतिरोध अधिक है, तो जिसका थीटा अधिक है उसका प्रतिरोध अधिक है। ए के लिए प्रवणता ज्यादा है तो θ2 ग्रेटर देन θ1, और बी के लिए प्रतिरोध कम है या θ1 कम है, θ1 कम है तो प्रतिरोध कम है। मान लो ये नहीं दिया, अब आ जाओ इधर, है ना। उठा के ऐसा समझ लीजिए कि ये वाला दे दिया ग्राफ, और मैं आपको ज्यादा चांस बताऊं उसके देंगे, वो सीधी चीज नहीं, उल्टी चीज है। उसमें आप देख रहे हैं कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, tan थीटा के, ज्यादा चांस उसके है। अब सब क्योंकि आप कहेंगे θ2 ग्रेटर देन θ1, इसकी तरह ही, इसलिए अब आप कहेंगे RA लेस देन RB, यानी ए का प्रतिरोध कम होगा। किस, अब क्यों कहेंगे, तो आप बताएंगे क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/tan थीटा, क्योंकि अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जिसका थीटा कम है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। भाई थीटा कम तो tan थीटा कम, और tan थीटा कम तो प्रतिरोध उच्च अधिक। तो सब बी का क्षैतिज से कोण θ1 कम है तो बी का प्रतिरोध ज्यादा है। ए का कोण θ2 ज्यादा है, कोण ज्यादा है तो प्रतिरोध कम है, इससे ए का प्रतिरोध कम है। तो ये सब ओम के नियम पर बेस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो अन्य जगह भी ग्राफ आएंगे तो आप इसका ध्यान रखिएगा। कहीं बता देते हैं, कहीं ध्यान नहीं रहता, तो इसने आपको विशेष रूप से कहा जा रहा है। चलो क्लियर होगी बात, है ना। अब इन पे आ जाते हैं आधारित। ये मेरा ख्याल है नीट एंड क्लीन दिख ही रहा होगा आपको, कंप्लीट कवर हो गया होगा। अब आ जाइए सब प्रतिरोध वाले सवाल पर। पहला सवाल सिंपल सवाल लेते हैं, है ना। पहले सवाल में अगर ये कहता है 2 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है, ठीक है साहब। 2 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है ना। यदि तार की लंबाई दुगनी कर दें तो नया प्रतिरोध कितना होगा। तार की लंबाई दुगनी कर दें, पहले 2 मीटर थी अब 4,
तो नया प्रतिरोध कितना होगा? यह पहला इसका क्वेश्चन। आप कहेंगे क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू L, इसलिए सीधी सी बात है R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। L2 इज इक्वल टू 4, L1 इज इक्वल टू 2, तो R2 इज इक्वल टू, ये कट गया कितनी बार? 2 बार, 2R1, 2, R1 की वैल्यू 5, तो आप कहेंगे 10 ओम। ठीक है साहब, बिल्कुल सरल सवाल था। ये सरल सवाल कराने के पीछे कोई रीजन है ना? अब अपन उस रीजन पे आएंगे जिस कारण से सवाल है। यहां सीधा सीधा कहा कि 2 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है। यदि तार की लंबाई दुगनी कर दें तो नवीन प्रतिरोध कितना होगा? आ गया। अब सवाल नंबर 2, उसी वजह से यह सवाल आपको करवाया गया क्योंकि दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल करवाना था, है ना? ये सवाल अच्छा सवाल है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अब मैं कहता हूं L लंबाई के तार का प्रतिरोध R है। ठीक है, यहां भी ऐसा ही बोला मैंने। यदि तार को खींचकर लंबाई दोगुनी कर दें तो नवीन प्रतिरोध कितना होगा? अब सवाल फंस गया साहब। पिछले इस सवाल को करवाते समय ऐसा नहीं कहा था। इस सवाल को करवाते समय सिंपल कहा 2 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है, तो 4 मीटर लंबे तार का कितना होगा, यानी लंबाई दुगनी कर दें तो कितना होगा। खींचकर जैसी कोई यांत्रिक क्रिया के बारे में बात नहीं की गई। लेकिन जो सवाल अब मैं बोला हूं सॉरी, उसमें मैंने आपसे बोला कि L लंबाई के तार का प्रतिरोध R है। क्लियर? यदि खींचकर तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो नवीन प्रतिरोध कितना होगा? अब यहां पर आ गई एक यांत्रिक प्रक्रिया। जब आप तार को खींचोगे तो लंबाई तो बढ़ेगी लेकिन उसकी मोटाई घटेगी। अब 2 इंपैक्ट एक साथ चलेंगे, लंबाई के बढ़ने का और मोटाई के घटने का। 2 प्रभाव एक साथ चलेंगे। अब देखो सवाल कैसे करते हैं, अब मजा आएगा आपको, है ना? तो सब L लंबाई व R त्रिज्या स्मॉल r के तार का प्रतिरोध कैपिटल R है। तो सब R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो पदार्थ तो चेंज कर ही नहीं रहे, लंबाई L ही मान रहे, त्रिज्या R, तो एक ही जगह लिख दिया मैंने पाई R स्क्वायर। ये तो क्लियर है। अभी आपको बताया था ना मैं इस पे भी आप या इस पर बेस न्यूमेरिकल कराऊंगा, है ना? तो वही चल रहा है काम। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल, मजा आएगा, थोड़ा सा आपको भी चेंज फील होगा। ठीक है, ये तो हो गया इनिशियल। अब लंबाई को आपने दोगुना कर दिया तो नवीन लंबाई तो आपको पता है, खींचकर L की जगह तो आप लिख दोगे 2L। अब आपने काट क्षेत्रफल का पता नहीं है, यानी मोटाई का पता नहीं है, तो सब लंबाई तो हो गई 2L। अब नई मोटाई चेंज हो चुकी, तो तार की नई त्रिज्या में मान लेता हूं R1 और नया प्रतिरोध मान लेता हूं R1। तो सब ये नवीन प्रतिरोध जिसका पता लगाना है, पदार्थ चेंज हुआ ही नहीं तो रो की जगह ऐसा कैसा रहेगा। लंबाई कितनी होगी, लंबाई L के बजाय 2L हो चुकी है तो L के बजाय 2L लिख दी। त्रिज्या का आपको पता नहीं है, त्रिज्या को आपने क्या मान लिया R1। क्लियर? अब दोनों का अपन क्या करवा दें, दोनों का कंपैरिजन करवा दें। ठीक है, क्योंकि अपने को तो R1 का पता करना है। तो सब आता है R1 अपॉन R।
देख लो यहां से, R1 की वैल्यू रख दो, रो 12 पाई R1 स्क्वायर अपॉन रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। जो भी कटता फटता दिख रहा है काटो, है ना। मैं काटने के लिए मेरे को पेन चेंज करना पड़ता है। रो L पाई, रो L पाई, क्या बचता है? संख्या में तो बच रहा है 2, ठीक है। R स्क्वायर ऊपर जाएगा, R1 स्क्वायर नीचे आएगा। त्रिज्याओं का अनुपात अपने को पता करना है। पुरानी त्रिज्या R स्क्वायर और नई त्रिज्या R1 स्क्वायर। तो नई त्रिज्या का पता करना है, पूरा इन दोनों के अनुपात का पता करना है। तार को खींचने की प्रक्रिया में आपने तार तोड़ा नहीं है, यानी आयतन अपरिवर्तित रहना चाहिए। आयतन अपरिवर्तित रहना चाहिए तो स्वाभाविक है अंतिम आयतन बराबर होना चाहिए प्रारंभिक आयतन। तो आयतन समांगता से, आयतन समांगता से, है ना, क्लियर। आयतन समांगता से अंतिम आयतन। तार को देखो बेलनाकार माना है अपन ने, तभी तो काट वृत्ताकार है। तो तार बेलन मान चुके हैं क्योंकि काट क्षेत्रफल मैंने वृत्ताकार का लिखा है। तो अंतिम आयतन बेलन का पाई R स्क्वायर L है ना। एक मिनट, क्रम में ही लिख दूं तो पाई R स्क्वायर की जगह R1 स्क्वायर, L की जगह लंबाई कितनी हो चुकी, 12, ये अंतिम आयतन। प्रारंभ में आयतन कितना था, पाई R त्रिज्या थी, L लंबाई थी, लिख रखा, ये L लंबाई थी, R त्रिज्या थी। पाई से पाई कटता, सब कुछ कट जाता है। अपने को जो चाहिए R स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर निकाल लो आप। तो R स्क्वायर भाई पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, R स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। वैल्यू 2 की रखो आप 3 में। तो बाय इक्वेशन 3 R1 अपॉन R इज इक्वल टू 2, ये 2, और इन रेशियो का मान कितना रखो 2। तो सब नवीन प्रतिरोध कितना हो गया, पहले का 4 गुना हो जाएगा। तो सब ये अलग चीज है ना। तो सब अगर तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दें तो उसका नया प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध का 4 गुना हो जाता है। अब इससे एक अपन डायरेक्ट निर्देश बना देते हैं, इसी को डायरेक्ट एक नियम में ढाल देते हैं। यदि तार को खींचकर लंबाई n गुनी कर दी जाए तो नवीन प्रतिरोध, यहां लिख दो, चलो यहां लिख देते हैं, नवीन प्रतिरोध R1 इज इक्वल टू n स्क्वायर R। इसको अलग से मैं ब्लॉक बॉक्स बना देता हूं। अब आपसे, जैसे ये तो अपन ने सोल्व किया, इस सॉल्यूशन को आप समझ ही गए। अब आपसे कोई कहे कि तार को खींचकर लंबाई 3 गुनी कर दें, n बराबर 3, तो नवीन प्रतिरोध कितना होगा, 9 गुना हो जाएगा। R1 स्क्वायर n स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग, 9 गुना हो जाएगा। आपसे कोई कहते तार को खींचकर लंबाई 4 गुनी कर दें, 4 टाइम्स, तो नवीन प्रतिरोध कितना होगा, n की जगह 4 रख दो, 4 का स्क्वायर 16, तो नवीन प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। तो साहब ये एक इसका एक फॉर्मूला बना दिया अपन ने देखे गए सॉल्यूशन से। तो देखो दोनों सवाल आपके सामने पड़े हैं। इसमें यही कहा था L लंबाई के तार का प्रतिरोध R है, यानी 5 ओम है। लंबाई दुगनी कर दें तो प्रतिरोध कितना होगा, तो आपका आंसर था 10 ओम, क्योंकि
यहां लगेगा R इज प्रोपोर्शनल टू L। जबकि ये जो अपन ने सेकंड कराया उसमें खींच कर बोल दिया कि साहब L लंबाई के तार का प्रतिरोध R है, सॉरी L लंबाई है ना, खींच कर दुगना कर दिया लंबाई को, तो लंबाई तो ज्ञात है, अब मोटाई अज्ञात रहेगी, उसको हमने R1 मान लिया, त्रिज्या को, नई त्रिज्या को। लंबाई तो इसने बता दी ना अपने को कि लंबाई तो साहब 2 गुनी 1 हो गई तो 2L लिख दिया, पर त्रिज्या थोड़ी बताई है इसने, फिर अपन ने निकाल लिया। आपके सामने आंसर है। तो साहब सवाल में अंतर है, इसलिए आप ध्यान रखना, अगर कोई यांत्रिक प्रक्रिया है तो सवाल अलग टाइप से होगा।